हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा और आप देख रहे हैं परचम क्लासेस। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 15 अप्रैल के करंट अफेयर्स। तो आज की न्यूज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हम यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। इसके अलावा इकोनॉमी की कुछ टर्म्स मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। अगर आप में से कोई बच्चा नहीं देखना चाहता इकोनॉमिक की न्यूज़ तो वो उन्हें स्किप भी कर सकता है 15 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए, जितने मिनट की वो न्यूज़ होंगी। लेकिन सबसे पहले हमें यहाँ पे कुछ इंडेक्स के बारे में, रिपोर्ट्स के बारे में और जीआई टैग के बारे में डिस्कशन करना है। आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। डेली कोई ना कोई मुझे जीआई टैग की इन्फॉर्मेशन मिलती है। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक बार कलेक्ट हो जाए, इन सबको कंपाइल करके एक सेपरेट वीडियो जो आपको 2023 में जीआई टैग दिए गए हैं उन पे स्टेट वाइज आपको एक सेपरेट वीडियो बहुत जल्दी मिल जाएगा बाय रिचा मैम। वो पीपीटी में तैयार कर रही हूँ। जैसे ही पीपीटी तैयार हो जाएगी मैं रिचा मैम को प्रोवाइड करा दूंगी, उसके बाद वो आपको वीडियो अपडेट कर देंगी। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अभी जितना पढ़ा रहे हैं उतना देखिए। वीडियो के लास्ट में आपको रिवीजन क्वेश्चन मिलेंगे और कुछ क्वेश्चंस जो है वो कंप्यूटर के भी मिलेंगे। ओके, क्योंकि सारे एग्जाम में आजकल कंप्यूटर पूछा जाता है। अभी रिसेंटली जो व्यापम के एग्जाम चल रहे हैं एमपी में, उसमें भी कंप्यूटर आ रहा है। इसके अलावा आपका एसएससी सीजीएल हो गया, उसमें भी कंप्यूटर आएगा। तो इसलिए यहाँ पे मैं डेली पिछले कुछ 3-4 दिनों से कंप्यूटर के क्वेश्चंस को इंक्लूड कर रही हूँ। वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन ऑफ द डे होगा जिसका आंसर आप हमेशा की तरह हमें कमेंट सेक्शन में देंगे, या आप लोगों के कोई भी भाई बहन या फ्रेंड्स जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स के लिए आप इस चैनल की लिंक को उन्हें सेंड कर सकते हैं, जिससे वो लोग भी करंट अफेयर्स को तैयार करके आने वाले एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। पीडीएफ कहाँ से मिलती है? तो सीए की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगी। टेलीग्राम से आप करंट अफेयर्स का पीडीएफ ले लीजिएगा, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हम सेशन। सबसे पहले बात करेंगे तमिलनाडु के जीआई टैग के बारे में। अच्छा, कल मैंने आपको ग्रेप्स के बारे में बताया था, याद है ना? कमल अंगूर के बारे में बताया था जो कि तमिलनाडु के थे, जिन्हें जीआई टैग दिया गया था। वैसे ही ये पान की पत्तियां आपको दिखाई दे रही होंगी, बेटल लीव्स दिखाई दे रही होंगी, ये तमिलनाडु की हैं, इन्हें भी जीआई टैग दिया गया है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग जो है वो 10 सालों के लिए दिया जाता है। 10 साल के बाद इसे रिन्यू कराने की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब चलिए पूरी न्यूज़ को हम डिस्कस कर लेते हैं। आर्थर बेटल लीव्स, जिनको लोकल के लोग बैटराई लाई के नाम से जानते हैं, बैटरी लाई के नाम से जानते हैं, इन्हें जीआई टैग तमिलनाडु में दिया गया है। ठीक है, क्योंकि ये जो पत्तियां होती, पान की पत्तियां होती हैं, इनकी एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होती है। ये थोड़ी सी स्पाइसी होती हैं और 3 कैटेगरी, 3 वैरायटी के यहाँ पे आपको ये बेटल लीव्स देखने को मिलेंगे। और तीनों जो वैरायटी की लीव्स होती हैं उनकी कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो कि इस पर्टिकुलर जोग्राफिकल लोकेशन में ही पाई जाती हैं। इसलिए इन्हें जीआई टैग दिया गया है। तमिलनाडु से ये पान की पत्तियां बिलोंग कर रही हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि 3 वैरायटी आपको इन लीव्स की देखने को मिलेगी। नत्तू कोड़ी, नत्तू कोड़ी जो है वो स्मॉल साइज की आपको डार्क ग्रीन कलर की पान की पत्तियां देखने को मिलेंगी, जिनका बहुत ही स्पाइसी स्ट्रॉन्ग टेस्ट होता है। ठीक है, ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाने में जिनका उपयोग होता है। अगली बात करते कारपूरी। कारपूरी भी आपकी अथुर वेटल लीव्स की ही एक वैरायटी है और इसका एक मिंट फ्लेवर होता है। ये जो पान की पत्ती है इनका फ्लेवर कैसा है? थोड़ा सा मिंट और फ्रेश ही फ्लेवर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपको जो पान की पत्ती मिलेगी यहाँ पे, जिसका नाम है पचाई कोड़ी। पचाई कोड़ी जो है बेसिकली लाइट ग्रीन कलर का आपका लीफ होता है और इसका उपयोग आपने मेडिसिन में देखने को मिलेगा। स्टमक से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं उसमें भी आपको इस लीफ का यूज़ किया जाता है। तो याद रखेंगे, आतुर वेटल लीव्स, जिसको लोकल भाषा में बैटरी लाई के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु की ये पत्तियां हैं पान की, जिन्हें जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, कल मैंने आपको मध्य प्रदेश के 9 जीआई टैग बताए थे। आई होप आपको याद होंगे। एक कंप्लीट वीडियो बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं 2 रिपोर्ट्स के बारे में, 2 इंडेक्स के बारे में। पहली बात हो रही है फ्रीडम हाउस इंडेक्स। फ्रीडम हाउस इंडेक्स रिसेंटली रिलीज किया गया और इसमें बताया गया कि तिब्बत की जो रैंक है वो वर्ल्ड की लीस्ट फ्री कंट्री है। मतलब तिब्बत के जो लोग हैं उनको तो बेसिक फंडामेंटल राइट भी नहीं है उनके पास। तो तिब्बत रैंक्ड एज अ वर्ल्ड लीस्ट फ्री कंट्री बाय द फ्रीडम हाउस इंडेक्स। फ्रीडम हाउस इंडेक्स ने हमें बताया है कि जो तिब्बत के लोग हैं उनके ऊपर चाइना की जो पॉलिटिकल पावर है उनका रेगुलेशन बहुत ज़्यादा है। तिब्बत के जो लोग हैं उनके पास कुछ बेसिक फंडामेंटल राइट्स भी नहीं है जो बाकी देशों के लोगों के पास होते हैं। तो तिब्बत में फ्रीडम जो है वो बहुत कम है। लीस्ट फ्री कंट्री है कौन सी? तिब्बत। ठीक है,
अच्छा, इस रिपोर्ट को, ये फ्रीडम हाउस इंडेक्स को पब्लिश कौन करता है, तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ग्लोबल वॉचडॉग फ्रीडम हाउस के द्वारा फ्रीडम हाउस यहाँ पे इंडेक्स पब्लिश किया गया, जहाँ पे रैंकिंग की गई कि कौन सा देश जो है वो फ्री है, जहाँ पे लोगों के पास फंडामेंटल राइट्स हैं, फ्रीडम है, और ऐसे कौन से देश है जो कि लीस्ट फ्रीडम कंट्री में आते हैं। तो 3 कंट्रीज के नाम है। पहला तो तिब्बत जो कि लीस्ट फ्री कंट्री है, सेकेंड बात करते हैं साउथ सुडान है, और तीसरे नंबर पे आपको सीरिया देखने को मिलेगा। ये ग्लोबल वॉचडॉग फ्रीडम हाउस की तीसरे नंबर की रिपोर्ट है। कौन सी रिपोर्ट है, ये 3rd नंबर की रिपोर्ट है, और इस 3rd नंबर की रिपोर्ट में इन्होंने बताया है कि तिब्बत के लोगों के पास बेसिक राइट्स भी नहीं है बिकॉज ऑफ चाइना। ठीक है, people living in the Tibet are not even getting basic human rights. The United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights raised the issue, the serious human right violation in the Tibet in its 3rd periodic review report. इसके पहले जो यूनाइटेड नेशन कमेटी ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चर राइट की भी जो रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, उसमें भी उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था कि बहुत ही सीवियर कंसर्न है ये, जैसे कि मुस्लिम्स, जो उइगर मुस्लिम्स थे चाइना में, जिन उनके साथ जैसे वायलेशन हो रहा था, जैसे हिंसा हो रही थी, उनके राइट्स का हनन हो रहा था, वैसे ही तिब्बती लोगों के साथ भी किया जा रहा है बाय चाइना। तो यहाँ पे इस रिपोर्ट के अनुसार चाइना जो है, तिब्बत जो है वो वर्ल्ड की लीस्ट फ्री कंट्री है। इसके बाद साउथ सुडान और सीरिया देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं मोस्ट क्रिमिनल कंट्री रैंकिंग। सबसे ज़्यादा क्रिमिनल केसेस कहाँ पर रजिस्टर होते हैं, सबसे ज़्यादा क्रिमिनल केसेस कहाँ पे देखे जाते हैं, उसकी भी एक रैंकिंग यहाँ पे वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के द्वारा रिलीज की गई है। पहला क्वेश्चन, मोस्ट क्रिमिनल कंट्री की रैंकिंग किसके द्वारा जारी की गई है, तो आंसर हो जाएगा वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है। इसमें भारत की रैंकिंग क्या है, तो भारत की रैंकिंग जो है वो 77 नंबर पे है। इंडिया की रैंक क्या है, 77 नंबर पे आती है, जबकि यूएसए की रैंकिंग 55 नंबर पे, जबकि यूके जो है वो 65 नंबर पे है। इस रैंकिंग में टॉप पर जहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में क्राइम रजिस्टर किए गए हैं वो है वेनेजुएला। वेनेजुएला जो है वो 1st नंबर पे है मोस्ट क्रिमिनल कंट्री में। इसके बाद पापुआ न्यू गिनी 2nd प्लेस पे है, 3rd नंबर पे साउथ अफ्रीका, और 4थे नंबर पे अफगानिस्तान की रैंकिंग यहाँ पे रजिस्टर की गई है। ठीक है, इसके अलावा टर्की, जर्मनी और जापान ये लीस्ट क्रिमिनल कंट्रीज है, जहाँ पे सबसे कम मात्रा में क्राइम होते हैं और सबसे कम मात्रा में क्राइम्स को रजिस्टर किया गया है। क्लियर है, तो आपको क्या बातें याद रखनी है। पहली बात, मोस्ट क्रिमिनल कंट्री कौन सी है, तो आपका आंसर हो जाएगा वेनेजुएला है। भारत की रैंकिंग कौन सी है, 77 नंबर पे है। इस रैंकिंग को कौन जारी करता है, तो वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के द्वारा इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है। बस इतनी ही बातें आपको यहाँ इस रिपोर्ट से याद रखनी है। चलिए आगे बात करते हैं कुछ पर्सन्स के बारे में जो पर्सन न्यूज़ में है। अच्छा, रिसेंटली मैंने आपको वीमेन एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप के बारे में बताया था। आपको मैंने जानकारी दी थी कि वीमेन एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 जो है अस्ताना, कजाकिस्तान अस्ताना में आयोजित किया जा रहा है। ये चैंपियनशिप फिनिश हुई है और इसमें वीमेंस कैटेगरी में हमें कितने मेडल मिले हैं और मेडल टैली में भारत की क्या रैंकिंग है, ये बातें हमें सीखनी है। सो क्वेश्चन कैसा बनेगा, हाउ मैनी टोटल मेडल इंडिया हैज़ वॉन इन द वीमेन एशिया रेसलिंग चैंपियनशिप। महिला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक हासिल किए हैं, तो आंसर हो जाएगा 7 पदक, 7 मेडल भारत को मिले हैं। क्या इनमें से कोई गोल्ड मेडल है, तो आंसर हो जाएगा नो, हमें कोई भी गोल्ड मेडल नहीं मिला। हमको यहाँ पे 2 सिल्वर मेडल मिले हैं और 5 हमको ब्रोंज मेडल मिले हैं। इस तरीके से टोटल हमको 7 मेडल यहाँ पे मिले हैं और 7 मेडल के बाद भारत की जो रैंकिंग है वो 3rd नंबर पे है। भारत मेडल टैली पे किस नंबर पे, तो भारत मेडल टैली में 3रे स्थान पर आपको देखने को मिलेगा एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में, जो कि अस्ताना में हो रही थी। लास्ट एडिशन जो हुआ था उसमें भारत को 5 मेडल मिले थे और भारत 4थे नंबर पे था। इस साल भारत को 7 मेडल मिले हैं और भारत जो है वो 3रे नंबर पे है। इन 7 लोगों के नाम मैंने आपको कल भी बताए थे, वापस से आप चाहें तो रिवाइज कर सकते हैं। अंतिम पंघाल के बारे में बताया था जिन्हें सिल्वर मेडल 53 केजी कैटेगरी में, निशा दाहिया इन्हें भी सिल्वर मेडल मिला है 68 केजी कैटेगरी में। बाकी अंशु मलिक हैं, सोनम मलिक, मनीषा एंड रितिका इन्हें ब्रोंज मेडल मिला है। तो अंतिम पंघाल और निशा दाहिया का नाम इनकी कैटेगरी के साथ याद रखना है। अंतिम पंघाल 53 केजी कैटेगरी और निशा दाहिया को 68 केजी कैटेगरी में सिल्वर मेडल मिला है। इनकी कैटेगरी, इनके मेडल और इनके नाम आपको याद रखने हैं। और ये सारे कौन है, ये सारे आपके रेसलर्स हैं। ठीक है, रेसलर्स हैं। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, अगले पर्सन है कुमार मंगलम। कुमार मंगलम बिरला ऑनर्ड विद बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड।
कुमार मंगलम को बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। रिसेंटली ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन की यहाँ पे 13th नंबर की सेरेमनी आयोजित की गई थी। ठीक है, तो आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन है कुमार मंगलम बिरला और इन्हें बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया है 13वें मैनेजमेंट इंडिया अवार्ड सेरेमनी में, जिसे ऑर्गेनाइज किया गया था ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के द्वारा। ठीक है, इनके कंट्रीब्यूशन के लिए, इनकी लीडरशिप क्वालिटी के लिए, और पिछले 10 सालों से भी ज़्यादा ये चेयरमैन के रूप में काम कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ और नाम आपको देखने को मिलेंगे। हम बात कर लेते हैं एनपीसीआई। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि हमारे देश के जितने भी डिजिटल ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको रेगुलेट करने वाली बॉडी है। इसे भी आउटस्टैंडिंग पीएसयू ऑफ ईयर अवार्ड दिया है। तो आउटस्टैंडिंग पीएसयू ऑफ द ईयर अवार्ड एनपीसीआई को दिया गया है। वही राहुल कनवाल, न्यूज़ डायरेक्टर ऑफ इंडिया टुडे and आज तक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ बिजनेस टुडे रिसीव द आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू मीडिया अवार्ड। तो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू मीडिया अवार्ड राहुल कनवाल को दिया है। तो ये कुछ पर्सन्स हैं जिनके नाम आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एक बुक के बारे में, और इस बुक की जो राइटर है वो है नंदिनी दास। नंदिनी दास ने इस बुक को लिखा है। बुक क्या है? कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर। ये पुस्तक किसकी है? ये पुस्तक जो है वो नंदिनी दास की है, और नंदिनी दास जो है वो प्रोफेसर है इंग्लिश लिटरेचर की यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल में। बेसिकली इन्होंने, जब मुगल्स हमारे देश में आए थे और मुगल्स आने के बाद जो आपके ब्रिटिशर्स देश में आए, और आपने देखा होगा कई सारे ब्रिटिशर्स जो थे वो मुगल कोर्ट में रहा करते थे, जैसे कि टॉमस रो। तो टॉमस रो जो कि इंग्लिश एम्बेसडर था और कोर्ट ऑफ मुगल एम्परर जहांगीर के दरबार में आया था 1615 में। किस तरीके से मुगल और ब्रिटिशर्स के कल्चर, उनकी लैंग्वेज है ना, वो सारी चीज़ें आपका एक्सप्लोर हुई हैं, आपस में एक्सचेंज हुई हैं, वो सारी चीज़ों को यहाँ पर मेंशन किया है। तो ये सारी बातें तो नहीं पूछेगा, केवल आपको याद रखना है बुक किसने लिखी है। तो नंदिनी दास की बुक है। यहाँ पे 2023 की कुछ बुक्स है, आप चाहें तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो पीडीएफ तो आपको मिल जाएगा। ये सारी बुक जो रिसेंटली पब्लिश की गई हैं। ठीक है, ये मुंडोक उपनिषद एक इम्पॉर्टेंट बुक मुझे समझ आती है, तो आप इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। इसके अलावा विपिन, द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, ये पुस्तक भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि विपिन रावत जी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन थे, हमारे देश के पहले सीडीएस थे। तो ये पुस्तक का नाम भी थोड़ा सा आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगली एक एक्ट्रेस के बारे में जिनका नाम है उत्तरा भावकर। इनका निधन हो गया है। अच्छा, आप में से किसी ने शायद जस्सी जैसा कोई नहीं एक टीवी सीरियल आता था, उसको देखा होगा अगर, तो उसमें भी एक्ट्रेस के रूप में काम कर रही थी। इन्होंने महाराष्ट्रियन मूवी, गुजराती मूवी, इसके अलावा महाराष्ट्रियन और गुजराती जो टीवी सीरियल्स होते हैं उसमें भी इन्होंने काम किया है। मुंबई महाराष्ट्र में इनका निधन हो गया है। इनके कॉन्ट्रीब्यूशन के कारण इन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1984 में मिला गया था। ठीक है, तो 1984 में इन्हें क्या दिया गया था? संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस उत्तरा भावकर पास्ड अवे रिसेंटली इन पुणे, महाराष्ट्र। ओके, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। विथ whom did the Indian Navy sign an agreement to develop secure maritime communication? तो यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय नौसेना ने किसके साथ एमओयू साइन किया है समुद्री संचार को विकसित करने के लिए? तो आंसर हो जाएगा रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी है। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ इंडियन नेवी ने एक एग्रीमेंट साइन किया है फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। और ये एग्रीमेंट जो है वो तरुण सौरादीप, जो कि डायरेक्टर है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इनके साथ इंडियन नेवी ने किया है। तो ये रिसर्च सेंटर क्या करेगा? रिसर्च सेंटर जो है ये क्वांटम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एक सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन को डेवलप करेगा, जिससे इंडियन नेवी डायरेक्टली सैटेलाइट की मदद से कम्युनिकेट कर सके और सिग्नल को अचीव कर सके, जिससे हमारी जो सिक्योरिटी है वो और इम्प्रूव होगी। क्लियर? चलो नेक्स्ट बात करेंगे। अच्छा, ये MPLADA फंड, जिसको MP लेट्स फंड भी कहा जाता है, इसके बारे में आज आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। फिलहाल हम न्यूज़ पे देखते हैं। ठीक है, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ MP लेट फंड इन गुजरात इन फाइनेंशियल ईयर 23। तो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा, पहले इसकी चर्चा कर ही लेते हैं। देखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर एक बॉडी है जो हमारे अलग अलग राज्यसभा के और लोकसभा के MPs होते हैं ना, उन MP को फंड प्रोवाइड करती है। किस लिए फंड देती है ये?
फंड देती है कि आपका जो निर्वाचन क्षेत्र है, आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, आप उसमें वहाँ के ज़रूरत के हिसाब से डेवलपमेंट करो। जो अगर पानी की ज़रूरत है तो नहर बनवाओ, तालाब बनवाओ, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है तो रोड बनवाओ, बिजली की कमी है तो लाइट लेकर आओ, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करो। तो आप वहाँ के लोगों की ज़रूरत के हिसाब से, अपने निर्वाचन क्षेत्र की ज़रूरत के हिसाब से वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये होता है आपका एमपी लेट फंड। इसका फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। इसके अंतर्गत जो है वो 5 करोड़ रुपए हर साल जो है हर एक एमपी को दिया जाता है। और इनका काम मैंने आपको बता दिया, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलपमेंट का काम करना है। और 15% हर साल इस फंड का आपको एससी के लिए खर्च करना है और 7.5% आपको एसटी कम्युनिटी के लिए उनके एरिया में डेवलपमेंट का काम करना है। इस फंड की शुरुआत जो है वो 23 दिसंबर 1993 से हुई थी। तो अगर प्रश्न आता है कि एमपी लेट फंड की शुरुआत कब से हुई थी, तो आप कहेंगे कि 23 दिसंबर 1993 से इस फंड की शुरुआत की गई थी। इस फंड के अंदर कितने रुपए की राशि दी जाती है, तो 5 करोड़ रुपए की राशि हर साल इस फंड के अंतर्गत दी जाती है। एमपी लेट का फुल फॉर्म क्या है, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है। कौन इसे इशू करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा इसे इशू किया जाता है। इशू किस हिसाब से किया जाता है, किस राज्य को कितना पैसा दिया जाएगा, तो जिस राज्य की पॉपुलेशन ज्यादा होती है, जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा होती है, वहां पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी ज्यादा होते हैं, वहां पे सांसद की संख्या भी ज्यादा होती है। तो इस हिसाब से उन राज्यों को जहां पर एमपी ज्यादा है उन्हें ज्यादा फंड मिलता है। तो यूपी को उस हिसाब से सबसे ज्यादा फंड यहां पर मिलेगा। क्लियर है। अब यहाँ पे सबसे अच्छा यूटिलाइजेशन इस फंड का किसने किया है, गुजरात ने। ऐसी जानकारी हमको मिलती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन की रिपोर्ट जो रिसेंटली पार्लियामेंट में पेश की गई थी। इन्होंने बताया कि फाइनेंशियल ईयर 23 में एमपी लेट फंड का सबसे अच्छे तरीके से यूटिलाइज किसने किया है, गुजरात ने किया है। गुजरात के बाद दूसरे राज्य झारखंड, कर्नाटका, केरला, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु आपको देखने को मिल जाएंगे। ये बात यहाँ पे बताई है। क्लियर हो गई थी चीजें। अब एमपी लेट फंड के बारे में, जैसे कि मैंने कहा कि हर एक जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते, चाहे वो राज्यसभा के हों या फिर लोकसभा के हों, उनको लोकल नीड के हिसाब से, मतलब अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की लोकल नीड के हिसाब से खर्चा करने के लिए, डेवलपमेंट के काम करने के लिए एमपी लेट फंड दिया जाता है। अब यहाँ पे वो उन कामों की पहचान करता है कि इस एरिया में किस काम की ज़रूरत है। इनको पता चल गया, मान लेते इनको पता चल गया कि हमारे जो एरिया है, हमारे एरिया में रोड बनानी है, हमारे एरिया में क्या बनानी है, रोड बनानी है। तो ये डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जो कलेक्टर होते हैं, कलेक्टर को ये इन्फॉर्मेशन देंगे कि आप यहाँ पर रोड बनवाओ, ठीक है। और आपको हम जितना पैसा दे रहे हैं, आपके पास जितना पैसा आ रहा है, आपने उसको किस मैनर में यूज़ किया है, कहाँ कहाँ यूज़ किया है, कितना काम कंप्लीट हुआ है, कितना काम बचा हुआ है, ये सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर हमारी वेबसाइट पे जो है वो अपलोड करो। इसके अलावा कोई पर्सन है जो इंफॉर्मेशन जानना चाहता है कि हमारे एरिया के डेवलपमेंट का क्या स्टेटस है, तो वो आरटीआई को भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आपको मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं, चलिए इस न्यूज़ को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। हम बात कर रहे हैं कॉम्पिटिशन अमेंडमेंट बिल के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, कॉम्पिटिशन अमेंडमेंट बिल, हमारे देश में जो कंपटीशन एक्ट आया था, समझिएगा पहले, हमारे देश में जो कंपटीशन एक्ट आया था, बेसिकली एलपीजी मॉडल हमारे देश में आया। अब एलपीजी मॉडल आने के बाद क्या हो, बहुत सारे स्टार्टअप, बहुत सारी कंपनियां हमारे देश में खुलने लगी। अब कहीं पे कोई फ्रॉड हो रहा है या कोई कंपनी गलत तरीके से कोई प्रैक्टिस कर रही है, तो सारी चीज़ों को रेगुलेट करने की ज़रूरत है। और अब तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का मार्केट भी कितना ज़्यादा हो गया, नए नए स्टार्टअप जो है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड है। तो समय समय पर हमारे द्वारा जो बनाए गए एक्ट होते हैं, जो कानून होते हैं, उनमें अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो हमारे देश में 2002 में एक एक्ट पास हुआ जिसको हम कंपटीशन एक्ट के नाम से जानते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, कंपटीशन एक्ट 2002 के नाम से जानते हैं। और इसी के अंतर्गत 2003 में हमने इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए एक बॉडी बनाई जिसको हम कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, मतलब सीसीआई के नाम से जानते हैं। बात समझ में आई। ये सीसीआई जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर काम करती है। क्या हुआ, हमारे देश में बहुत सारी कंपनियां एलपीजी मॉडल के बाद आना शुरू हुई। इन सब चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट आया, उस एक्ट को हमने कंपटीशन एक्ट कहा। कंपटीशन एक्ट 2002 में आया। इसी एक्ट के अंतर्गत हमारे देश में एक बॉडी बनाई गई जिसका नाम था कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। और ये बॉडी जो थी वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर काम करती थी, ठीक है ना। इसका मकसद क्या था, क्यों इस बॉडी को बनाया गया, तो बेसिकली हमारा मकसद यही था कि हम जो ट्रेड जो है, जो व्यापार है, तो वैल्यू ऑफ ट्रेड डिसाइड कर सके, है ना, कि नीड के हिसाब से आपकी ट्रेडिंग होनी चाहिए, नीड के हिसाब से आपका व्यापार होना चाहिए। क्योंकि हमारे डीपीएसपी भी ये कहते हैं कि कोई भी कंपनी के पास ज़्यादा अमाउंट में पैसा नहीं होना चाहिए। कोई भी कंपनी ऐसा ना हो कि बहुत बड़ा हिस्सा
बहुत अमाउंट ऑफ पैसा जो है अपने पास रखे। मतलब आपको हर एक फेयर कंपटीशन होना चाहिए, जिससे कस्टमर को भी ऐसा ना हो कि एक ही प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, कोई कंपटीशन ही नहीं है ना। तो जब एक ही प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल होता है तो आप सभी को पता है उसके प्राइस भी बहुत हाई होते हैं, क्योंकि जब डिमांड हाई होती है तो आप देखिए कि हमारे देश में कई सारी कंपनीज होती हैं जो एक ही प्रकार के प्रोडक्ट्स को बनाती हैं, क्योंकि कंपटीशन फेयर होना चाहिए। किसी कस्टमर को ये नहीं लगना चाहिए कि एक ही कंपनी है, इसी कंपनी से हमें सामान खरीदना है और ये मनमानी तरीके से पैसों को डिसाइड करे। इसलिए आपने क्या बना दिया, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया बना दिया। अब ये एक्ट तो बना दिया 2002 में, समय समय पे इसमें क्या होते रहते हैं, संशोधन होते रहते हैं, अमेंडमेंट होते रहते हैं। 2007 में अमेंडमेंट हुआ, 2009 में अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है। अभी रिसेंटली पार्लियामेंट ने 3 अप्रैल 2023 को कंपटीशन अमेंडमेंट बिल 2023 को पास किया, और अब फाइनली यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू जो कि हमारे देश की राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा भी साइन कर दिया है, असेंट दे दिया है, ठीक है। तो कंपटीशन अमेंडमेंट बिल 2023 गेट प्रेसिडेंट असेंट रिसेंटली। अब क्या यहाँ पे चेंजेस हुए हैं, आइए हम वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले चेंजेस समझने से पहले हमें यहाँ पे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के काम को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, देखो पहली चीज तो कई बार आप लोग ने सुना होगा जैसे कि टाटा ने एयर इंडिया को क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया। अब यहाँ पे कुछ कंपनीज का मर्जर होता है, कुछ कंपनीज का अमलगमेशन होता है, या कुछ कंपनीज का एक्विजिशन होता है। मतलब कोई बड़ी कंपनी कोई सी छोटी कंपनी को खरीद ले रही है तो उसको हम एक्विजिशन कहेंगे। दो बड़ी कंपनी या दो छोटी कंपनी आपस में मिल जा रही है, उसको हम मर्जर कहेंगे। तो इस तरीके से एक्टिविटी हमारे देश में होती रहती है। आप लोग ने सुना होगा कि जब टाटा ने एयर इंडिया को एक्वायर किया था तो सीसीआई की अप्रूवल की जरूरत लगी थी, परमिशन की जरूरत लगी थी। तो देखिएगा हमारा जो 2002 का एक्ट है वो ये कहता है कि अगर दो कंपनीज का मर्जर हो रहा है और दोनों कंपनी के जो असेट है, मतलब उनकी टोटल जो संपत्ति है, चाहे वो बिल्डिंग हो, एसेसरीज हो, कोई मशीनरीज हो, या कोई बॉन्ड उन्होंने परचेज करके रखे हो, तो जब दो कंपनीज का मर्जर हो रहा है तो मर्जर के समय अगर उनके असेट 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो आपको सीसीआई की परमिशन की जरूरत पड़ेगी। तो आपको क्या होगा, सीसीआई की परमिशन लेनी पड़ेगी मर्जर से पहले। पहली कंडीशन ये थी। दूसरी कंडीशन ये थी कि अगर दोनों पार्टीज जो हैं, अगर जैसे कि कोई बड़ी कंपनी है कोई छोटी कंपनी को खरीदती है, कोई छोटी कंपनी को खरीदती है, दोनों पक्षों के बीच में यहाँ पे 1000 कर देंगे, 1000 करोड़, अगर दोनों के असेट जो है वो 1000 करोड़ से ज्यादा है तो आपको यहाँ पे क्या होगा, सीसीआई की परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर दोनों पार्टीज का टर्नओवर मतलब आपका ईयरली आपने जो वार्षिक आय की है, दोनों कंपनीज की जो वार्षिक आय है वो टर्नओवर कहलाती है। अगर दोनों कंपनीज का टर्नओवर 3000 करोड़ से ज्यादा है, 3000 करोड़ से ज्यादा है तो सीसीआई की अप्रूवल लगेगी। तो 2002 का जो एक्ट था उसमें कहा गया था अगर दो कंपनीज मर्जर करती हैं, एक्विजिशन करती हैं या अमलगमेशन करती हैं, तो ऐसे केस में अगर दोनों कंपनी के असेट 1000 करोड़ से ज्यादा हैं तो आपको सीसीआई की अप्रूवल लगेगी, ठीक है। अगर छोटी छोटी कंपनीज हैं जिनके असेट्स 1000 करोड़ से कम है तो वो बिना सीसीआई की अप्रूवल के भी मर्जर कर सकती हैं। अगर दो कंपनीज हैं जिनका टर्नओवर 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो सीसीआई की परमिशन लगेगी। ये बात थी। अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट जो 2023 में मैं कह रही हूँ ना, अमेंडमेंट किया है, तो तीसरा पॉइंट यहाँ पर जोड़ा है। तीसरा पॉइंट बोला है यहाँ पे ट्रांजिशन वैल्यू। यहाँ पे क्या बोला, ट्रांजैक्शन वैल्यू। अगर कोई बड़ी कंपनी किसी छोटी कंपनी को खरीदती है और खरीदते समय वो छोटी कंपनी को 2000 करोड़ या उससे ज्यादा देती है तो आपको सीसीआई की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। बात समझ में आई। पहले दो कंडीशन थी केवल 2002 के एक्ट में, अब तीसरी कंडीशन को यहाँ पर एक्ट कर दिया गया, ट्रांजैक्शन वैल्यू। अगर कोई बड़ी कंपनी किसी छोटी कंपनी को खरीदती है और खरीदते समय उनके बीच में जो ट्रांजैक्शन होता है वो 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा होता है तो इस केस में भी सीसीआई के अप्रूवल की जरूरत होगी। ये नॉर्म यहाँ पर ऐड किया है। पहला कंडीशन समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। पहले 2002 में केवल दो ही कंडीशन थी, असेट अगर 1000 करोड़ से ज्यादा हो और टर्नओवर 3000 करोड़ से ज्यादा है तो सीसीआई की अप्रूवल लगेगी। तीसरी कंडीशन ऐड कर दी कि ट्रांजैक्शन वैल्यू अगर 2000 करोड़ से ज्यादा है तो भी आपको सीसीआई की अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। पहला अमेंडमेंट ये हुआ। दूसरी बात करते हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या करते हैं, देखिएगा। अब यहाँ पे कोई मर्जर हो रहा है, अमलगमेशन हो रहा है या एक्विजिशन का मामला आया है और ये पूरा मामला सीसीआई के पास गया है, तो सीसीआई की जो कमेटी होती है इसमें 6+1 मेंबर होते हैं बेसिकली, और ये कमेटी को 30 दिन का समय होगा कि 30 दिन के अंदर 30 डेज के अंदर अपना फैसला दे।
ठीक है, 30 डेज के अंदर आप अपना फैसला दे दो कि ये मर्जर सही है या नहीं, एक्विजिशन सही है या नहीं, करना चाहिए या नहीं, जो भी आपका ओपिनियन है आप प्रोवाइड कर दो। ओके, तो ये बात यहाँ पे बोली गई। अगली बात समझिएगा, अगली बात ये है कि मान लेते हैं किसी कंपनी का मर्जर हो गया, या फिर किसी कंपनी ने, बड़ी कंपनी ने छोटी कंपनी को खरीद लिया, और उनके बीच में कोई मामला है, कोई डिस्प्यूट का मुद्दा है, और पूरा मुद्दा किसके पास गया है, सीसीआई के पास गया है। या फिर कोई कंपनी जो है वो क्या कर रही थी, कार्टेल बना रही थी मतलब जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास कोई कंपनी है जो कि मान लेते हैं यहाँ पे कोई कंपनी है, कोई प्रोडक्ट बेचती है, मिल्क के प्रोडक्ट बेचती है, अमूल हमारे देश में मिल्क के प्रोडक्ट बेचती है, या फिर आपका जो सांची प्रोडक्ट्स आते हैं, ऐसी कई सारी कंपनी है जो मिल्क के प्रोडक्ट बेचती है। इन सभी ने क्या किया, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया, एक कार्टेल बना लिया, और इन्होंने कहा कि हम सभी लोग हैं जो मार्केट में पूरे मिल्क को सप्लाई करते हैं, और हम सभी मिलके जो है वो मिल्क के प्राइस को डिसाइड कर सकते हैं, मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्जित कर सकते हैं, प्रॉफिट ले सकते हैं, कस्टमर को अपने हिसाब से हम रेट प्रोवाइड करेंगे। मान लेते हैं आज एक दूध का पैकेट जो है वो 20 रुपये का आता है, इन लोगों ने कार्टेल बनाया और कहा कि नहीं हम कस्टमर से 30 रुपये लेंगे। इसे क्या कहते हैं, कार्टेल कहते हैं। और अगर सीसीआई को इन्फॉर्मेशन मिल गई, अगर आपको भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन और आपने सीसीआई में कंप्लेंट कर दी, तो उस केस में ये जो जिन कंपनीज ने यहाँ पे कार्टेल बनाया उनको तो फाइन लगेगा, और ये पूरा केस जो है वो सीसीआई के अंदर जाएगा ना। तो कोई कार्टेल बनाता है या कोई गलत तरीके से काम करता है या फिर कुछ कंडीशंस नॉर्म्स को वायलेट करता है, या कंपनीज के बीच के डिस्प्यूट्स होते हैं, वो सारे मामले अगर सीसीआई के पास गए हैं, तो पहले क्या होता था, सीसीआई के पास 210 डेज 210 दिन का समय सीसीआई के पास होता था। पहले 210 दिनों का समय सीसीआई को दिया जाता था कि आप इस मामले को सुलटा लो, अपना वर्डिक्ट बता दो, अपना डिसीजन बता दो। अब यहाँ पे चूंकि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे बात करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे देश में नए नए स्टार्टअप्स आए, नई नई कंपनीज आए, तो उनके जो प्रॉब्लम्स है वो जल्दी सॉल्व हो। 210 दिन तो बहुत ज़्यादा हो जाते, तो इसलिए इन्होंने कहा कि अब सीसीआई के पास 210 दिन नहीं, केवल और केवल 150 दिनों का समय होगा। 150 दिनों के अंदर 150 डेज के अंदर जो है वो सीसीआई को अपने डिसीजन को देना पड़ेगा। इस नए बिल में ये इंट्रोड्यूस किया गया। ये वाला नॉर्म जो 2002 का था, यहाँ पे अमेंडमेंट करके 2023 में 150 दिन का कॉन्सेप्ट लेकर हम आए हैं। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे और क्या चेंजेस हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट चेंजेस क्या हुआ है देखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे कि मैंने कहा कार्टेल के बारे में, ठीक है ना। अब यहाँ पे 2002 के एक्ट पे पहले चलते। 2002 का एक्ट क्या कहता था कि अगर कोई कंपनी है जो कार्टेल बनाती है, ठीक है ना, और प्राइस को, मार्केट के प्राइस को, प्रोडक्ट के प्राइस को रेगुलेट करने की कोशिश करती है, तो जिन कंपनीज ने मिलके कार्टेल बनाया है, उन कंपनीज पे क्या करेंगे हम, पेनाल्टी लगाएंगे। उन कंपनीज के ऊपर क्या करेंगे हम, फाइन लगाएंगे। तो बिल्कुल लगाना भी चाहिए। तो इसमें नया क्या है, नया अब मैं आपको बताती हूँ कि नया क्या किया गया। अब नया ये बोला गया कि मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई कंपनी है, मान लेते हैं आपका मिल्क कंपनी है, अमूल है, आपका सांची है, ये मिल्क कंपनीज हैं, और इन्होंने मिलके क्या किया है, कार्टेल बनाया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और ये लोग पकड़ा गए तो इन पे तो पेनल्टी लगेगी। चलो, ये मिल्क प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मान लेते कोई तीसरी कंपनी है, और तीसरी कंपनी ले ली मैंने, फॉर एग्जाम्पल अडानी ग्रुप है। तीसरी कोई कंपनी है अडानी ग्रुप, और अडानी ग्रुप का इनके मिल्क से कोई लेना देना खास तौर पर है नहीं, लेकिन इन्होंने इनको इकट्ठा करवाया है कि अमूल से मुझे फ़ायदा हो सकता है, सांची से मुझे फ़ायदा हो सकता है, और इन सबको इकट्ठा करवाया कि तुम लोग तो मिल्क के प्रोडक्ट बेचते हो और तुम ही लोग बस प्लेयर हो, बड़े प्लेयर हो, तुम लोग सब इकट्ठे आ जाओ और इकट्ठे होकर यहाँ पे प्राइस को डिसाइड कर लो। ठीक है, तो इन लोगों ने कहा हाँ भाई तुम बात तो सही कह रहे हो, हम लोग एक ग्रुप बना लेते हैं। तो इन लोगों ने मिलकर एक कार्टेल बना लिया और ये लोग प्राइस को डिसाइड करने लगे। लेकिन पीछे बैकग्राउंड में कौन था, अडानी ग्रुप का कोई मेंबर था। सिर्फ एक एग्जांपल ले रही हूँ, तो अडानी ग्रुप का कोई मेंबर था, ठीक है ना, वो तो इस ग्रुप में शामिल नहीं थे, तो पेनाल्टी केवल इन लोगों पे लगेगी जो इस ग्रुप में शामिल थे। तो 2023 के अमेंडमेंट में क्या कहा कि जो हब एंड स्पोक कार्टेल है, मतलब ये अडानी, इसका नाम क्या रखा गया यहाँ पे, हब एंड स्पोक कार्टेल। हब एंड स्पोक कार्टेल, इसे भी पनिशमेंट मिलेगी, इसके ऊपर भी पेनाल्टी लगाई जाएगी। ये बात यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई। ठीक है, इसके अलावा ये बात भी की गई कि कोई एक पर्सन है, कोई एक नया मेंबर है, मान लेते एबीसी कोई कंपनी है, वो भी मिल्क को प्रोड्यूस करती है और वो इस कार्टेल में, उसकी इंटेंशन है कि वो इसमें शामिल होना चाहती है, अभी शामिल नहीं है, लेकिन इस कार्टेल में, इस व्हाट्सएप ग्रुप में वो भी शामिल होना चाहती है, तो केवल इंटेंशन होने के मात्र से भी उसको पेनाल्टी लगाई जाएगी। बात समझ में आई? तो पहले 2002 का जो नियम था उसमें केवल इतना कहा गया था, अगर कोई कंपनीज जो है वो कार्टेल बनाती हैं तो उन कंपनीज के ऊपर फाइन लगाया जाएगा। अब नया 2 नियम यहाँ पे एड ऑन किए हैं। पहला बोला है कि जो हब एंड स्पोक कार्टेल रहेगा, जो कि इनको इन्फ्लुएंस करेगा, जो कि इनको प्रेरित करेगा, जाओ कार्टेल बनाओ,
उनको भी यहाँ पे फाइन लगेगा। इसके अलावा किसी कंपनी का अगर इंटेंशन इस कार्टेल में केवल शामिल होने का भी शामिल नहीं हुआ है तो भी उस पर आपको फाइन लगाया जाएगा। ये बात यहाँ पे बोल दी गई। अगली बात, अब फाइन कितना लगाया जाएगा, क्योंकि आप तो बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी की, तो किसी कंपनी में कितना फाइन लगाया जाएगा तो वो बात यहाँ पे बोली गई। तो 2002 में जब फाइन लगाने की बात हुई तो बोला गया कि किसी भी कंपनी के ऊपर जो फाइन लगाया जाएगा वो उसके टर्नओवर के हिसाब से लगाया जाएगा। किसी कंपनी का टर्नओवर ज़्यादा है तो उस पर ज़्यादा फाइन, किसी कंपनी का टर्नओवर है तो कम, मतलब टर्नओवर के हिसाब से फाइन लगाया जाएगा। मान लेते कोई 100 रुपये का टर्नओवर है तो उस पर 5% लगा दो, ठीक है। वैसे 1000 का भी 5%। तो इस तरीके से बेसिकली टर्नओवर जो होगा, जो वार्षिक आपकी आय है, उस पर हम क्या लगाएंगे, आप लोगों का पेनाल्टी लगाएंगे। लेकिन बीच में आ गया सुप्रीम कोर्ट, बीच में आ गया कौन, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, ये जो आपने टर्नओवर शब्द यूज किया है इसको रिप्लेस कर दो, और टर्नओवर को आप रिप्लेस करके कर दो रिलेवेंट, क्या कर दो इसको, रिलेवेंट टर्नओवर। मतलब क्योंकि देखिएगा अब अमूल है, अमूल के कितने सारे प्रोडक्ट हैं, वो दही भी बनाती है, छाछ भी बनाती है, दूध भी बनाती है। और इन लोगों ने जो कार्टेल बनाया था वो केवल और केवल मिल्क के प्राइस को रेगुलेट करने के लिए बनाया था। इनका दूध छाछ से कोई लेना देना नहीं था। तो इसने कहा कि जिस मकसद से किसी कंपनी ने कार्टेल बनाया है उस कंपनी के उसी प्रोडक्ट का टर्नओवर देखा जाए और उसके हिसाब से उस पर फाइन लगाया जाए। मतलब अमूल ने अगर कार्टेल मिल्क के प्राइस को रेगुलेट करने लगाया था तो केवल उसके मिल्क से जो आपका इनका टर्नओवर जनरेट होता है केवल आप उस पर ही फाइन लगाओ, बाकी सारे चीज़ों पे, बाकी सारे प्रोडक्ट पे फाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे रिलेवेंट टर्नओवर की हो गई। लेकिन यहाँ पे 2023 का जो बिल आया है उसमें इन्होंने रिलेवेंट टर्नओवर को हटा के क्या कर दिया, ग्लोबल टर्नओवर। ग्लोबल टर्नओवर मतलब कोई भी कंपनी है वो कैसे भी कितने भी प्रोडक्ट बना रही है, जैसे कि अमूल है, मिल्क भी बना रही है, दही भी बना रही है, छाछ भी बना रही है, इनका जो ग्लोबल जो टर्नओवर होगा, सारे प्रोडक्ट का जो टर्नओवर होगा उस पर हम यहाँ पर फाइन लगाएंगे जिससे ज़्यादा अमाउंट की पेनल्टी उन पर लगाई जा सके। तो इस तरीके से ये 2023 का एक छोटा सा अमेंडमेंट यहाँ पर भी किया गया है जिससे हायर जो आपकी पेनल्टी है इन पे लगाई जा सके। क्लियर है। अगली बात यहाँ पे क्या बोली, अगली बात देखिए यहाँ पे ये बोली गई, लास्ट अमेंडमेंट ये किया गया क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स को लेके, क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स को लेके एक छोटा सा अमेंडमेंट किया गया है। तो पहले यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन थी सीसीआई के मेंबर्स की, उसमें लिखा गया था कि 15 साल का अनुभव होना चाहिए, 15 साल का अनुभव होना चाहिए सीसीआई का मेंबर बनने के लिए। तो किस फील्ड में 15 साल का अनुभव होना चाहिए, तो इकोनॉमिक की फील्ड है, लॉ है, बिजनेस है ना, इन मैनेजमेंट है, तो मैनेजमेंट, बिजनेस, लॉ, इन सारी फील्ड में अगर 15 साल का अनुभव है तो वो व्यक्ति सीसीआई का मेंबर बन सकता है। लेकिन 2023 का जो अमेंडमेंट हो रहा है उसमें ये कहा, एक नया वर्ड जोड़ दिया गया, टेक्नोलॉजी। क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया आजकल टेक्नोलॉजी वाले स्टार्टअप बहुत चल रहे हैं हमारे देश में, नए नए स्टार्टअप जो आ रहे हैं वो टेक्नोलॉजी बेस्ड ही आ रहे हैं। तो एक नया यहाँ पे टर्म जोड़ दिया गया, कोई व्यक्ति जिसको 15 साल का अनुभव टेक्नोलॉजी की फील्ड में है तो वो व्यक्ति भी सीसीआई का मेंबर बन सकता है। तो ये कुछ चेंजेस हुए हैं और इन चेंजेस को मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है और डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च एन इनिशिएटिव टू लाइसेंस क्रिप्टो फर्म। किस देश ने हाल ही में क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू की है। मतलब ऐसे फर्म जो कि क्रिप्टो करेंसी बेस्ड हैं, वो अपना ट्रांजैक्शन, अपनी ट्रेडिंग क्रिप्टो करेंसी में करते हैं, ऐसी कंपनी को लाइसेंस देने की शुरुआत एल सल्वाडोर ने की है। अच्छा, आप लोग अगर लगातार मेरा करंट अफेयर्स पिछले एक साल से अगर देख रहे होंगे तो मैंने एल सल्वाडोर के बारे में आपको बताया था कि एल सल्वाडोर वर्ल्ड की पहली कंट्री थी जिसने बिटकॉइन को एज अ पेमेंट ऑप्शन अडॉप्ट किया था या एक्सेप्ट किया था। तो यहाँ पे एल सल्वाडोर जो है वो पहली कंट्री बन गई है जो क्रिप्टो फर्म को लाइसेंस देने की शुरुआत कर रही है, और पहली कंपनी, पहला क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बन गया है बिटफिनेक्स, जिसे एल सल्वाडोर ने जो है वो लाइसेंस प्रोवाइड किया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एडीआर रिपोर्ट। एडीआर मतलब एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। एडीआर रिपोर्ट रिसेंटली रिलीज की गई है और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि हमारे देश का सबसे रिचेस्ट सीएम मतलब मुख्यमंत्री कौन है जिसके पास सबसे अधिक मात्रा में पैसा है। तो आंसर आता है जगन मोहन रेड्डी जी। और जगन मोहन रेड्डी हम सभी को पता है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ सबसे रिचेस्ट सीएम की लिस्ट में इनका नाम आया है। इनकी टोटल असेट बताई जाती है 510 करोड़ रुपए। ठीक है, तो एडीआर रिपोर्ट, जगन मोहन रेड्डी इज द वेल्दिएस्ट सीएम
अकॉर्डिंग टू द एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी जो है उनके पास हाईएस्ट एसेट है 510 करोड़ रुपए का। ये आपके आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और सबसे रिचेस्ट मुख्यमंत्री हैं। सेकंड नंबर पे पेमा खांडू हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और तीसरे नंबर पे नवीन पटनायक जी हैं जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। सबसे कम असेट किसके पास मिला है? वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहाँ से जो 2-3 न्यूज़ आएंगी, ये न्यूज़ आपके आर्ट एंड कल्चर से एसोसिएटेड है बेसिकली, और उसी के उद्देश्य से इनको जोड़ा गया है। अब यहाँ पे 14 अप्रैल को हमने बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती तो मनाई ही, कहीं पे 14 अप्रैल में और कहीं पे 15 अप्रैल को कई सारे फेस्टिवल्स जो है वो मनाए जा रहे हैं। कौन कौन से? फेस्टिवल ऑफ विशु या बुशु, रोंगाली बिहू एंड द पुधांदू पिरापू फेस्टिवल। इनको अलग अलग कंट्री के अलग अलग कोनों में इनको सेलिब्रेट किया जा रहा है। बेसिकली बैसाखी का जो त्यौहार होता है, बैसाखी आपको पता है पंजाब के रीजन में बनाई जाती है, 14 अप्रैल में मनाई गई। फिर रोंगाली बिहू कहाँ पे मनाया जाएगा? तो बिहू का त्यौहार तो असम में मनाया जाएगा। असमीज न्यू ईयर होता है, असम में मनाया गया। ठीक है। इसके अलावा आपका पोइला वैसाख 15 अप्रैल को मनाया जाएगा, बंगाली न्यू ईयर है ये। और बिशु जो है वो केरला न्यू ईयर है, इसे केरला में बनाया गया। वहीं आपका पुधांदू जो है इसको तमिलनाडु न्यू ईयर के रूप में, नए साल के रूप में मनाया गया। तो आपको बेसिकली याद रखना है कि कौन से रीजन का कौन सा नया साल का फेस्टिवल यहाँ पे मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं बिश्नोई कम्युनिटी के बारे में। बिश्नोई कम्युनिटी, आप लोग ने वो सलमान खान का केस भी सुना होगा, बिश्नोई कम्युनिटी वाला। चलिए ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बिश्नोई कम्युनिटी के बारे में। बिश्नोई कम्युनिटी के लोग अब प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बिश्नोई कम्युनिटी बेसिकली आपको राजस्थान के रीजन में ज़्यादातर देखने को मिलेगी। अब राजस्थान में यहाँ पर एक सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है, और जब किसी एरिया में आप सोलर पावर प्लांट लगाते हो तो वहाँ के जंगलों की कटाई करोगे, या फिर आपको बहुत बड़ा एरिया तो लगेगा इस पावर प्लांट को लगाने के लिए। तो यहाँ पर बहुत बड़े एरिया में खेजड़ी के जो पेड़ हैं वो फैले हुए हैं, और इनको काटने का काम किया जाना है इस सोलर प्लांट को लगाने के लिए। तो ये लोग इस खेजड़ी के पेड़ से बहुत प्यार करते हैं, इसकी पूजा भी करते हैं, इसको एक पवित्र पेड़ मानते हैं। तो ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हम इन पेड़ों को कटने नहीं देंगे। ये रीज़न है बिश्नोई कम्युनिटी का प्रोटेस्ट का। अब हमको जानना क्या है कि बिश्नोई कम्युनिटी कहाँ से बिलोंग करती है। तो बिश्नोई कम्युनिटी जो है वो हिंदू रिलीजियस सेक्ट ही है, जो कि वेस्टर्न थार डेजर्ट और सम नॉर्थर्न स्टेट में पाया जाता है। ठीक है। बेसिकली ये लोग गुरु झामेश्वरा जी के जो है वो टीचिंग्स को फॉलो करने का काम करते हैं। ठीक है ना। ये लोग ट्री और एनिमल्स को बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुंचाते हैं, और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। आप लोगों ने चिपको मूवमेंट जैसे कई सारे मूवमेंट के बारे में ज़रूर सुना होगा। एक पर्सन है जिससे ये काफ़ी इंस्पायर है, और वो है अमृता देवी। अमृता देवी जो कि एक बिश्नोई वीमेन थी। 1730 में अपने खेजड़ी ट्री को बचाते हुए इनकी जान चली गई थी। तो खेजड़ी ट्री राजस्थान में बहुत ही पवित्र पेड़ माना जाता है। कई सारे लोग इसकी पूजा भी करते हैं, और ये जो पेड़ होता है वो सॉइल की फर्टिलिटी या उपजाऊ क्षमता को इन्हांस करने का काम या बढ़ाने का काम भी करता है। और जो खेजड़ी का पेड़ है उसके जो फ्रूट होते हैं, उसके फ्रूट से बेसिकली बहुत ही पॉपुलर राजस्थान की जो लोकल डिश है जिसका नाम है सांगरी, वो भी तैयार की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये लास्ट न्यूज़ है, उसके बाद हम डायरेक्टली एमसीक्यू पे जंप करेंगे। ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। अभी ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग क्या है और क्यों न्यूज़ में है? जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग इन आंध्र प्रदेश हैव यील्डिंग मोर प्रोड्यूस देन कन्वेंशनल मेथड। यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया था, और इसे 75 विलेजेस को डिसाइड किया था जहाँ पर हम जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग करेंगे। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश में पाया गया कि आंध्र प्रदेश में इस जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग से बहुत ज़्यादा उपजाऊ हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा अनाज पैदा हुआ है, यील्डिंग बहुत ज़्यादा हुई है मोर देन द कन्वेंशनल मेथड, जो कन्वेंशनल मेथड यूज़ करते हैं उसके कंपैरिजन में। अब ये जीरो बजट फार्मिंग क्या होती है? तो बेसिकली एक केमिकल फ्री एग्रीकल्चर मेथड है, जिसमें कोई भी फर्टिलाइजर या केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं उनका यूज़ यहाँ पे नहीं किया जाएगा। बेसिकली एक पद्मश्री अवॉर्डी पर्सन है जिनका नाम है सुभाष पालेकर। तो सुभाष पालेकर जी के द्वारा बेसिकली सबसे अधिक मात्रा में प्रमोट किया गया है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग।
ठीक है ना। इसमें कोई भी पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइज़र, है ना, वो सब यूज़ नहीं किया जाता। केवल ट्रेडिशनल मेथड या फिर कह सकते हैं नेचुरल मेथड्स को ही यहाँ पर यूज़ किया जाता है ईल्ड करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, इसके कुछ टर्म्स हैं, आप चाहे तो याद रख सकते हैं। ये जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है, इसके 4 पिलर बताए हैं सुभाष पालेकर जी ने। कौन कौन से? पहला है यहाँ पे बीज मित्र। बीज में क्या होता है ना, बीज जो होती है तो बीजों की यहाँ पे माइक्रोबल कोटिंग की जाएगी। जो काऊ का डंग और काऊ का जो यूरिन होता है ना, उससे यहाँ पे सीड की जो है वो कोटिंग की जाएगी, जिसे हम बीज मित्र कहते हैं। फिर जीव मित्र। अब यहाँ पे जो जीव होते हैं जैसे केचुआ वगैरह होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सॉइल के लिए। तो जीवों मतलब सॉइल जो है, सॉइल में माइक्रोब की प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे गाय के गोबर का उपयोग करेंगे, गाय के यूरिन का उपयोग और जैगरी का उपयोग यहाँ पे करेंगे एज अ जीव मित्र। फिर मल्चिंग क्या होती है? तो यहाँ पे जो हमारा सॉइल है उसे हम क्रॉप रेसिड्यू से कवर करेंगे, उसे मल्चिंग कहते हैं। अगला है बाप्सा में क्या होता है? सॉइल की ह्यूमस को और भी ज़्यादा इंक्रीज करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली इंसेक्ट और पेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी 3 तकनीकों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि कई बार जो घास फूस उग जाती है, खरपतवार जो है वो हमारे खेतों में लग जाती है, कीट हो जाते हैं, उनको भी तो हटाना ज़रूरी है। इसके लिए अग्निशस्त्र, ब्रह्मास्त्र और नीम शस्त्र का उपयोग किया जाएगा। ये जो तीनों प्रोडक्ट हैं वो बेसिकली काऊ डंग, काऊ यूरिन, टैबैको, फ्रूट, ग्रीन चिली, गार्लिक और नीम की मदद से तैयार किए जाएंगे। तो ये कहलाती है आपकी जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं कुछ एमसीक्यू के बारे में। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली किस राज्य की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग दिया है? तो मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश राज्य और जिला डिंडौरी की जो गोंड पेंटिंग है उसको जीआई टैग दिया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, आरबीआई हैज रिसेंटली अप्रूव द रीअपॉइंटमेंट ऑफ संजय अग्रवाल एज अ एमडी एंड सीईओ ऑफ विच बैंक? तो संजय अग्रवाल जी को किस बैंक का एमडी एंड सीईओ आरबीआई ने फिर से बना दिया है? तो आंसर हो जाएगा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है किबुतु विलेज, जहां पर रिसेंटली यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की, और इंडिया का पहला विलेज है यहाँ पर इसकी शुरुआत की जा रही है बेसिकली, किबुतु विलेज विच इज अ टर्म एज अ इंडिया फर्स्ट विलेज बाय यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह। ये किस राज्य में है? तो किबुतु विलेज जो है वो अरुणाचल प्रदेश राज्य में है, ऑप्शन बी। विच मेट्रो कंपनी हैज बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू लॉन्च अंडर वाटर सर्विस? तो अंडर वाटर सर्विस हुगली रिवर में शुरू हुई है, कहां पर? कोलकाता मेट्रो, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर जो होता है उसका बेस क्या है? तो आप लोग ने बाइनरी नंबर सुने होंगे, है ना। तो बाइनरी नंबर्स जो होते हैं, बाइनरी नंबर का बेस 2 होता है। वैसे आप लोग ने ऑक्टेव नंबर सुने होंगे या ऑक्टल नंबर जिनको बोलते हैं, उनका बेस 8 होता है। डेसिमल जो नंबर होते हैं ना, उनका बेस आपका 10 होता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है हेक्साडेसिमल नंबर, तो हेक्साडेसिमल नंबर का जो बेस होता है वो आपका 16 होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। ब्लैंक इज अ 3-डायमेंशनल कंप्यूटर जनरेटेड सिचुएशन दैट सिमुलेटेड द रियल वर्ल्ड। तो एक 3D कंप्यूटर के द्वारा जनरेटेड सिचुएशन जो कि रियल वर्ल्ड के साथ सिमुलेट करती है, वास्तविक दुनिया का अनुकरण कराती है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे हम वर्चुअल रियलिटी कहते हैं। आप लोग ने इस टर्म को कई बार न्यूज़ में सुना होगा, VR, वर्चुअल रियलिटी, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। द सुपर इम्पोजिशन ऑफ कंप्यूटर जनरेटेड परसेप्चुअल इंफॉर्मेशन ओवर द एग्जिस्टिंग फिजिकल सराउंडिंग इज कॉल्ड एज। तो जो मौजूदा बौद्धिक परिवेश पर कंप्यूटर जनित अवधारणा या जानकारी को सुपर इम्पोज करना क्या कहलाता है? तो इसे ऑग्यूमेंटेड रियलिटी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? हम ऑग्यूमेंटेड रियलिटी के नाम से जानते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। Blank is the process of examining data set in order to draw conclusion about the information they contain with the aid of specialized system and software। तो हमारे पास डेटा है, हमें डेटा से इंफॉर्मेशन निकालनी है, कंटेंट को निकालना है, और एक सिस्टम और सॉफ्टवेयर की मदद से, उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम डेटा एनालिसिस्ट बोलते हैं, ऑप्शन ए। Data entered through input device in a computer is temporarily stored in the main memory, also refer as। ये भी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जब हम कंप्यूटर में कोई भी डेटा एंटर करते हैं तो वो टेम्पररी डेटा के फॉर्म में स्टोर कहाँ पर होता है? तो आंसर हो जाएगा रैम में। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इज द प्राइमरी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। रैम एंड रोम 2 प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की होती है, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर इज द फर्स्ट बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर बेस्ड ऑन वॉन न्यूमैन आर्किटेक्ट? तो वॉन
न्यूमैन आर्किटेक्ट पे बेस्ड पहला बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर कौन सा था इनमें से? तो आंसर हो जाएगा एनिक। अब एनिक का फुल फॉर्म भी एग्जाम में बन सकता है, तो वो भी हम देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये पहला बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर है जो कि बेस्ड है बॉन न्यूमैन आर्किटेक्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट है अ कंप्यूटर सिस्टम यूजेस बाइनरी नंबर। कंप्यूटर जो है वो हमारी भाषा को तो समझता नहीं है, वो मशीन लैंग्वेज को समझता है, जिसमें 0 1 बाइनरी नंबर्स का यूज किया जाता है टू स्टोर एंड द प्रोसेस डेटा। अब ब्लैंक वर्ड इज कॉल्ड अ निबल। निबल किसे कहते हैं? तो हम सभी को पता है कि जब 8 बिट्स मिलती हैं तो वो एक बाइट कहलाता है, और अगर 4 बिट्स मिलती हैं तो 4 बिट्स आपका एक निबल कहलाता है। तो अगर आप कहेंगे तो 2 निबल मिलके क्या हो जाएंगे? 2 निबल मिलके भी आपका एक बाइट हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो 4 बिट क्या होता है? एक निबल के बराबर होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है रिसेंटली स्टे सेफ कैंपेन किसने लॉन्च किया है? तो स्टे सेफ कैंपेन जो है वो व्हाट्सएप ने लॉन्च किया है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे, इन विच सिटी ऑफ इंडिया इज द फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बीइंग कंस्ट्रक्टेड। तो यहाँ पे भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ पे तैयार किया जाएगा? मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु या अहमदाबाद? जो भी आंसर होगा वो आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। बाकी सारी न्यूज़ को हम आने वाले समय में, आने वाले सेशन में डिस्कस करते हैं। टेक केयर एंड बाय बाय।